CSS होता है हमारा कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। जो भी हम HTML डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, अभी जो हम वर्जन पढ़ रहे हैं, दैट इज द स्टैटिक वर्जन। स्टैटिक वर्जन इन द सेंस कि प्रैक्टिकली जो आज के डेट में वर्जन्स यूज हो रहे हैं डाटा डायनेमिक वंस, उसमें आप डायनेमिसिटी ऐड कर सकते हो, बट जो पहले का HTML वर्जन हुआ करता दैट यूज टू बी स्टैटिक वंस। तो उसमें क्या होता था कि जो लुक एंड फील होता था बहुत ब्लर्ड सा होता था, उसमें कोई भी मतलब इंटरेक्टिविटी नहीं होती थी। सो टू मेक अ पेज बिट इंटरेक्टिव, हमने यूज किया CSS का। CSS क्या करता था बेसिकली, जो हमारा पेज है उसके लेआउट को चेंज करने के काम में आता था। लेआउट इन द सेंस कि लुक एंड फील, यूआई पार्ट आपका कैसे डिस्प्ले होगा, उसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना, कलरिंग वगैरह, ये सब चीजें करने के लिए काम में आता था। तो उसी को हम कहते थे कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। स्टाइल शीट्स अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं इज अ कलेक्शन ऑफ द फॉर्मेटिंग स्टाइल्स व्हिच कैन बी अप्लाइड टू अ वेब पेज। जो एक स्टाइल शीट होती है उसमें जो मतलब हम रूल लगाते हैं, या जो भी आप कह सकते हो प्रॉपर्टी या वैल्यू हम जो भी लगाते हैं किसी भी HTML टैग के ऊपर, उसे हम कहते हैं स्टाइल रूल। स्टाइल रूल बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक सिलेक्टर होता है, एक डिक्लेरेशन होता है। सिलेक्टर बेसिकली हमारा ये होता है कि आप किस पर्टिकुलर पार्ट पे वो स्टाइल रूल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और जो आपका डिक्लेरेशन पार्ट होता है प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू की, मतलब आपने क्या वैल्यू उसकी डिफाइन करी है, दैट इज द डिक्लेरेशन पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा HTML। सर आपका शो नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा नहीं हो रहा? यस सर। यस सर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा HTML और इसके अंदर मैंने लिख दिया बॉडी टैग। इसके अंदर मैंने सिंपल एक लिखा H1, और मैंने लिख दिया हेलो आई एम फाइन, और यहाँ मैंने H1 क्लोज कर दिया। वैसे क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम फिर भी कर सकते हैं। मैंने सेव किया डेस्कटॉप में। ठीक है, HTML मेरा ये आ गया। मेरा ये डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है इस H1 की, उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इसमें क्या है, मैं चाह के भी इसका कोई लुक एंड फील मैं चेंज नहीं कर सकता। इसमें मैं कोई भी क्या कहते हैं, आप कह सकते हो स्टाइल नहीं लगा सकता। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का। जो भी रूल्स हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं स्टाइल रूल्स। स्टाइल रूल बेसिकली दो पार्ट में डिफाइन होता है, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। सिलेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा ये H1 टैग है, अब मुझे इसके ऊपर कोई रूल लगाना है तो H1 इज द सिलेक्टर। इसके ऊपर मुझे कुछ भी रूल लगाना है, फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया कलर मेरा इसका रेड हो जाए, तो दिस कम्स अंडर द, ये पूरा, ये जो मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, ये का आता है मेरा अंदर, इसके अंदर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन पार्ट भी अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक प्रॉपर्टी, एक होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये जो कलर है दिस इज द प्रॉपर्टी, एक मैंने लगाई है, और जो रेड है इज द वैल्यू, मैंने उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दी है रेड। तो ये होता है आपका स्टाइल रूल। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे जो स्टाइल रूल लगाना है, अच्छा आपसे कोई पूछा व्हाट इज CSS, तो आपको ये सब रामायण लिख के आनी है, डिक्लेरेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होती है, सिलेक्टर क्या होता है, CSS क्या होती है, यही सब आपको लिख के आना है। उसके बाद मेन चीज होती है कि हम इसे यूज कैसे करते हैं। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके होते हैं जिससे हम इसको अपने कोई भी स्टाइल रूल होता है अपने HTML पेज में यूज कर सकते हैं। पहला होता है इंक्लूडिंग अ स्टाइल इंफॉर्मेशन विद इन एन HTML। दूसरा एम्बेडिंग अ स्टाइल शीट। तीसरा लिंकिंग एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। चौथा इंपोर्टिंग अ स्टाइल शीट। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूडिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन विद इन HTML। मीन्स इंक्लूडिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन विद इन HTML, मतलब कि जो भी मेरा HTML टैग होता है उसी के अंदर मेरा जो भी आपका स्टाइल रूल होता है मैं उसे इंप्लीमेंट कर देता हूँ। मीन्स एक एक HTML टैग के अंदर, यूनिक HTML टैग के अंदर मैं अपना वो स्टाइल रूल इंप्लीमेंट करता हूँ। तो दिस इज नोन एज इंक्लूडिंग एन स्टाइल इंफॉर्मेशन विद इन HTML।
इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कोई मान लो मेरा HTML टैग है, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा स्टाइल, ये कीवर्ड होता है, आपको लिखना मैंडेटरी होता है। उसके बाद होता है आपका प्रॉपर्टी और उसकी कुछ वैल्यू, ठीक है। मतलब कोई भी जो मेरा HTML टैग होगा, फॉर एग्जांपल मेरा H1 टैग है, मुझे उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल कीवर्ड यूज करूंगा इक्वल टू जो भी मुझे प्रॉपर्टी और वैल्यू जो भी मुझे डिक्लेयर करनी है स्टाइल, मैं वो स्टाइल डिफाइन करूंगा। तो दिस इज नोन एज एम्बेडिंग, वो सॉरी लिंकिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन विद इन HTML। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये H1 है, ये मेरा यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे लिखा H1, मेरा ये HTML टैग मेरा H1 हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल। अब उसके अंदर मुझे कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, मैंने इसमें अब देखो मैंने डिफाइन कर दिया कलर इज टू रेड। तब ये देखते हैं मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा या कुछ एरर थ्रो करेगा। ये मेरा हो गया। ये होता है मेरा इंक्लूडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ येलो कर दिया, ये मेरा चेंज हो गया। तो दिस इज नोन एज इंक्लूडिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन इनलाइन, या फिर इनलाइन स्टाइल्स भी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इनलाइन स्टाइल्स का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक H1 टैग के अंदर, मतलब जिस भी टैग को आप यूज करना चाहते हैं उसके अंदर हमें स्टाइल्स अपने आप डिफाइन करने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, एक चीज और आप देख सकते हो, ब्रेसेस के अंदर टू क्या चलेगा मेरा ये, और चेक करने के लिए इसे एक काम करते हैं, इसे कलर चेंज कर देते हैं रेड, ये मेरा नहीं चला। तो हमेशा ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको ये सेव सेव भी कर दिया, देखो रिफ्रेश किया नहीं चला। तो ध्यान रखना जो भी आप प्रॉपर्टी वैल्यू दोगे वो हमेशा डबल कोट्स में दी जाती है, ब्रेसिस में नहीं दी जाती। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि कहीं कहीं आपको ब्रेसिस में लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसे रन करोगे तो ब्रेसिस वाला वर्क नहीं करता, सिर्फ डबल कोट्स में जो हम देते हैं वही आपका वर्क करता है। तो इसलिए जहां भी लिखो या जो भी वाइवा में बताओ या कहीं भी यूज करो, डबल कोट्स में ही यूज करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रीन, ये मेरा ग्रीन हो गया। तो दिस इज नोन एज इनलाइन स्टाइल्स। इनलाइन स्टाइल्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और डिफाइन किया H1 टैग, एक और डिफाइन किया। अब मैंने यहाँ पे मान लो इसे छोड़ दिया ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे ही मैंने इसे ब्लैंक छोड़ दिया, सेव करूंगा। अब देखो क्या हुआ कि मैंने H1 के अंदर स्टाइल लगाई, या फिर मैं इस पूरे को भी हटा दूं, ठीक है, सेव करा, रिफ्रेश करा, तो देखो जिस एच मान लो भले ही तीनों टैग मेरे सेम थे, तीनों H1 टैग थे, लेकिन जिस टैग के अंदर मैंने स्पेसिफिक रूल लगाया है सिर्फ मेरा उसी टैग के अंदर वो रूल वर्क करेगा, बाकी सेम टैग्स भले ही कितनी बार मैं यूज कर रहा हूँ विद इन अ बॉडी पार्ट वो मेरा वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया इनलाइन, यहाँ पे दे दिया रेड, और यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे आपकी ग्रीन रेड येलो। देखो एक ही बॉडी पार्ट के अंदर मेरे जो तीनों रूल्स हैं वो मेरे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इंप्लीमेंट हुए हैं। तो दिस इज नोन एज इनलाइन स्टाइल्स। इनलाइन स्टाइल्स का मतलब ये होता है कि आपको स्पेसिफिक जिस टैग के ऊपर लगाना है उस टैग के ऊपर आप उसे इंप्लीमेंट मतलब स्टाइल लगाएंगे और वो उसी स्पेसिफिक टैग पे वर्क करेगा, बाकी किसी टैग के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो दिस इज नोन एज इनलाइन स्टाइल्स। अब ये इनलाइन स्टाइल्स आपने यूज करा, ठीक है, आपने स्पेसिफिक टैग के ऊपर यूज करा, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं, आप कह सकते हो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इसके। अब लेट सपोज ये तो हमने एक सैंपल छोटा सा लिखा है HTML का 4 लाइन का, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो कोई भी, अगर लेट सपोज हमने कोई वेबसाइट डेवलप करी है, फॉर एग्जांपल एक वेब पेज डेवलप किया, तो वहाँ जो प्रैक्टिकली नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स होते हैं HTML के वो लिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड इन द सेंस वो ऐसे नहीं होते कि 100 लाइन 200 लाइन
250 लाइन्स, इस तरह से आपका वो खत्म हो गया। वो आपके खत्म होते हैं कम से कम मोर देन 1000 लाइन्स में, आपके लाइन ऑफ कोड्स में जाके कंप्लीट होते हैं। और लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमने 500 लाइन्स ऑफ कोड का भी ले लिया, 500 लाइन्स का हमारा कोड है। अब लेट्स सपोज उसमें मेरा जो H1 है वो मेरा 50 टाइम्स यूज हुआ है, 50 टाइम्स यूज हुआ है। तो अब मुझे अलग अलग स्टाइल्स देना है, या मान लीजिए मैं ये कहता हूँ मैं इनलाइन स्टाइल यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सारे जो मेरे H1 टैग हैं उनका जो कंटेंट है वो ग्रीन कलर में डिस्प्ले करना है। तो मुझे 50 टाइम्स अपने उस H1 टैग के अंदर ये स्टाइल रूल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। 15 नंबर मतलब 15 नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स के अंदर मुझे वो रूल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब कल को लेट सपोज मेरे पास मैंने कर भी दिया, मैं किसी वजह से 50 लाइन्स में से एक लाइन में डालना भूल गया, मैंने रन करवाया कोड, मेरा आउट ऑफ 50 49 जगह पे मेरा बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन एक जगह मेरा कलर चेंज नहीं हुआ। तो नाउ वो एक प्रॉब्लम है अपने आप में, पूरे कोड को डिबग करना, एक एक लाइन चेक करनी है H1 की कि कहाँ कहाँ पे मैंने लगाया है, कहाँ पे मेरा रह गया है, इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस। दूसरा, फोर्स लेट सपोज आज आपने ग्रीन कलर, कल को एक रिक्वायरमेंट आ गई कि सर नहीं अब हमें ग्रीन नहीं करना, हमें उनको रेड कलर में डिस्प्ले करना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितनी भी जगह आपने यूज किया है यू हैव टू मैनुअली चेंज द वैल्यू, आपको हर जगह ग्रीन से रेड करना पड़ेगा। तो अगेन दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स टास्क है एंड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो हमारा दूसरा मेथड आया स्टाइल रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का, वो है एम्बेडिंग स्टाइल शीट्स। ये था इनलाइन स्टाइल्स एक एक टैग के अंदर लगाना, वो था एम्बेडिंग स्टाइल शीट्स। एम्बेडिंग स्टाइल शीट्स का मतलब क्या होता था कि हमने क्या किया, अपना एचटीएमएल पार्ट में ही मतलब एचटीएमएल कोड में ही एक जगह हमने स्टाइल सारे डिफाइन कर दिए। तो अब लेट सपोज मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने एक जगह डिफाइन कर दिया कि मेरा जो H1 है वो ग्रीन कलर में होगा। अब मैंने बॉडी टैग के अंदर जितनी भी जगह H1 यूज करे वो ऑटोमेटिकली उसको ग्रीन कलर में उठा दे। मुझे हर जगह मैनुअली जाके चेंज इम्प्लीमेंट मतलब एक एक लाइन के अंदर जाके वो चीज़ मेरे को ना लिखनी पड़ेगी उस लाइन के अंदर, या मुझे एक एक लाइन के अंदर जाके चेंजेस ना करने पड़े। मैं एक जगह चेंज करूँ ऑटोमेटिकली मेरे पूरे बॉडी के अंदर जितने भी टाइम्स H1 यूज हुआ है हर जगह वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। दिस इज नोन एज एम्बेडिंग अ स्टाइल शीट। और सर मैं आस्क ए क्वेश्चन। बताइए। सर इसमें इनलाइन पे हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकते हैं? कर सकते हो, ओके सर। कोमा लगा के टर्मिनेटर लगा के, जैसे हम नॉर्मल एचटीएमएल में करते थे। जी तो अगर प्रॉपर्टी वैलिड है, इन केस इफ इट इज नॉट वैलिड तो आपका आउटकम नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई टैग वैलिड प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ टैग्स की पढ़ी थी कि आप अलाइनमेंट कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, ठीक है, तो अगर वैलिड प्रॉपर्टीज हैं तो आप लगा सकते हो। सर, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कॉमा दे दे के कोलन करके हाँ कॉलन वैल्यू। देके, हाँ जैसे एचटीएमएल में सिंपल किया था हमने। ओके ओके सर, थैंक यू। लेकिन अगेन दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, तो ये चीज हम अवॉइड ही करते हैं, हम इस चीज को यूज नहीं करते। ओके सर। ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो ड्रॉबैक्स थे उसे ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो हमने तरीका यूज करना शुरू किया, डेट इज द एम्बेडिंग स्टाइल शीट्स। एम्बेडिंग में हमने क्या किया, हमने एचटीएमएल में पढ़ा था हमारे पास एक टैग होता है हेड, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने कोई ये सोचा कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि मैं एक जगह अपने रूल्स डिफाइन कर दूं और मैं बॉडी पार्ट के अंदर जहां जहां भी उसे यूज कर रहा हूं वो ऑटोमेटिकली मेरा वहां पे सारे में इम्प्लीमेंट हो जाए। तब उसे करने के लिए मैंने क्या किया, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, जो हमने ये स्टाइल लिखा है किसी किसी बुक्स में आपको ये स्टाइल कैपिटल में भी लिखा मिलेगा, अपर केस लेटर में लिखा मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ स्मॉल लोअर केस में लिखा है, उसके बावजूद भी ये वर्क कर रहा है। तो इस चीज से आप ये समझ सकते हो कि HTML इज नॉट योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखना, कोई बहुत बार पूछा जाता है वाइवा में कि क्या HTML आपकी केस सेंसिटिव है, तो आप कहेंगे सिंपली HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML की जब बात आएगी तो उससे रिलेटेड जो भी हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, चाहे वो CSS है, चाहे वो XML है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है, जो भी हम यूज करेंगे दैट आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल अब मेरे को डिफाइन करना है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल तरीका होता है हेडर टैग लीजिए,
क्योंकि हेडर टैग एक ऐसा टैग होता है जो आपके बॉडी में आपने कुछ भी डिफाइन कर रखा हो उसमें वो आपका ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट नहीं करता। हेड टैग के अंदर क्योंकि हमें स्टाइल डिफाइन करना है तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा स्टाइल टैग लिखना इज अ मैंडेटरी। जो भी आपको स्टाइल्स डिफाइन करने हैं आपको स्टाइल टैग लिखना मैंडेटरी है। हमने इनलाइन वाले में देखो यहाँ पे स्टाइल यूज किया था, यहाँ पे भी हम स्टाइल टैग यूज करेंगे। अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे अपने जो H1 टैग हैं, H1 टैग्स को मुझे कुछ अपना वो देना है, स्टाइल देना है। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया, आपने दे दिया, यही दे दिया कलर टू येलो। मैं यहाँ से सब में से हटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो क्या चलेगा मेरा, सेव तो कर दो। ठीक है, मैंने मान लो दे दिया रेड। तब क्या हुआ, मेरे तीनों रेड में हो गए। तो अब क्या हुआ, इसका एडवांटेज क्या हुआ, एक तो मुझे हर लाइन में इंडिविजुअल मेरे जहाँ भी H1 टैग्स है वहाँ पे मुझे स्टाइल डिफाइन नहीं करना पड़ा। मैंने एक जगह लिखा और वो ऑटोमेटिकली मेरा हर जगह इम्प्लीमेंट हो गया। कोडिंग की नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स मेरी रिड्यूस हो गई हैं। डिबगिंग मेरी सिंपल है। कल को मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे सिंपल पता है, मुझे सिर्फ यहाँ जाना है, यहाँ जाके मान लो मैंने किसी वजह से ऐसा छोड़ दिया, मुझे रेड कलर में डिस्प्ले करना था, मैं लिखना भूल गया, मैंने रिफ्रेश किया, मेरा ब्लैक आया। अब मुझे डिबगिंग करनी है तो आई नो कि मुझे स्टाइल रूल सिर्फ यहाँ पे डिफाइन है, मुझे इन 3 लाइन के ऊपर चेक करना है, मुझे नीचे कितनी भी लाइन ऑफ कोड्स हो मुझे उनके ऊपर नहीं जाना है। तो इसमें मेरी डिबगिंग सिंपल हुई। मैंने यहाँ पे आके चेक किया, मैंने देखा यार यहाँ पे मैंने वैल्यू तो लिखना भूल ही गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ वैल्यू लिखी, ऑटोमेटिकली मैंने रिफ्रेश करा तो वो ऑटोमेटिकली मेरी हर जगह इंप्लीमेंट हो गई। कल को मुझे कुछ चेंजेस करने तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द इनलाइन स्टाइल्स। और इसी तरीके से हम इनलाइन स्टाइल्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया पी टैग, अब मैंने लिख दिया फॉन्ट फैमिली, मान लो मैंने लिख दिया फॉन्ट फैमिली, और मैं ये डिफाइन कर दिया एरियल। मैंने यहाँ पे लिख दिया पी टैग डिफाइन किया, मैंने कुछ भी कंटेंट्स लिख दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो अब जो मेरा पी टैग है उसका जो ये टेक्स्ट है मेरा एरियल में डिफाइन हो गया है। अगर आपको डिफरेंस ना पता चल रहा हो तो आप इसकी कुछ और वैल्यू चेंज करके देख लेना, वो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपने स्टाइल रूल्स को डिफाइन कर सकता हूँ। अब दूसरी चीज, एक चीज और देखो, अब मान लो ये मैंने सेम ही, सॉरी, मैंने एक H1 रेड किया और गलती से मैंने दोबारा से ही उसे करके मैंने येलो कर दिया। अब कौन सी वाली प्रॉपर्टी पिक करेगा, येलो वाली करेगा कि पिक वाली करेगा, येलो वाली। अच्छा, उसकी जगह मान लो मैंने यहाँ पे ए को डिफाइन कर दिया, मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन, सेव करूं तो वो कौन सी पिक करेगा, ग्रीन। तो हमेशा ध्यान रखना, भले ही आपने इनलाइन वो सॉरी एम्बेडिंग स्टाइल्स यूज किया है, आपने सेम टैग के ऊपर कई सारी सेम प्रॉपर्टी डिफाइन करी, सेम प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं करा। अलग अलग प्रॉपर्टी करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो उसमें तो सबको उठा ही लेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने सेम प्रॉपर्टी ली कलर और उसकी कुछ वैल्यू दी है, तो आप अगर ऐसे मल्टीपल गलती से लिख देते हो तो हमेशा जो सबसे लेटेस्ट होती है, सबसे लेटेस्ट मीन्स जो सबसे नीचे हो गया, सबसे बाद में आप समझ सकते हो जो आपने डिफाइन करी है, हमेशा वो वाली पिक करता है, पहले वाली पिक नहीं करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने नीचे कितनी भी सेम प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली वो हर एक को रेड में डिस्प्ले करेगा, नहीं। जो सबसे लेटेस्ट होगा उस वाले वैल्यू के हिसाब से आपका जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा। ये चीज भी जनरली पूछ ली जाती है वाइवा वगैरह में खास तौर से, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। बॉटम टू टॉप पिक करता है, तो मतलब सबसे नीचे जो होगी सबसे पहले वो पिक करी जाएगी। सर अगर मैं इनलाइन भी डिक्लेयर करूँ तो कौन सा पिक करेगा? हाँ, करके देखो, अच्छी बात है। 1 मिनट रुको, ये मैंने ग्रीन कर दिया, जी। मैं इनको हटा दूं, चलो रखा रहने दो, कोई नहीं। स्टाइल इक्वल टू कलर
रेड, ठीक है। कौन सा पिक किया? इनलाइन वाला। तो तो इसमें प्रायोरिटीज होते होंगे सर? हाँ, तो मैं आ रहा हूँ उसी पे ही। ओके ओके। तो ध्यान रखना, प्रायोरिटी के हिसाब से देखो, सबसे पहले अगर आप एम्बेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो एम्बेडिंग में प्रायोरिटी जो है सबसे लास्ट वाले को दी जाती है। जैसे यहाँ पे हमने 3 डिफाइन करे, तो ग्रीन में डिस्प्ले होगा, येलो में नहीं होगा, रेड में नहीं होगा, ठीक है। या ऐसा नहीं है सिर्फ रेड में होगा, येलो ग्रीन में नहीं होगा। जो सबसे लास्ट में आप डिफाइन करोगे उसमें डिस्प्ले होगा। इन केस अगर आपका एम्बेडिंग भी है और आपका ये इनलाइन भी डिफाइन है, तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा इनलाइन को दी जाती है, एम्बेडिंग को नहीं दी जाती। अगर आप टेक्निकली भी देखें, जब कंपाइलर आपका स्कैन करता है, पार्सर जब आपका पार्स करता है, तो हम पे सबसे पहले बॉडी पार्ट को पार्स करता है। बॉडी पार्ट के बाद वो H1 टैग पे आएगा। H1 टैग के आगे आके आपका स्टाइल पड़ेगा। तो इसलिए जो प्रायोरिटी होती है हमेशा इनलाइन वाले रूल को दी जाती है, कभी भी आपका एम्बेडिंग वाले स्टाइल रूल को नहीं दी जाती। ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका ये, सॉरी, हम ये कह रहे थे कि अलग अलग प्रॉपर्टीज। अब मान लो मैंने इसी H1 के ऊपर अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन करी। जैसे कलर मेरा लाइम ग्रीन हो गया, मैंने एक वही प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। फॉन्ट फैमिली मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे एरियल कर दिया, ठीक है। और ये H1 मेरा ग्रीन रहने दो, चलो। और अच्छा, यहाँ से एक बार ये हटा दो आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। ये मैं यहाँ से भी हटा रहा हूँ ताकि हम लोग डिफरेंस देख सकें, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरा जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं आप एक टैग के साथ डिफाइन कर सकते हो। अब एक चीज और, इसी तरीके से मान लो S2 टैग है, S2 टैग का आपने लिख दिया, सेम प्रॉपर्टी लिख दी भले ही मान लो, तो आप ऐसे मल्टीपल टैग्स के साथ अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। मान लो यहाँ S2 कर दिया, यहाँ S2, ये मेरा H1 था, मान लो सबसे नीचे वाला टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया S2 में, और यहाँ पे जो रेड है उसे आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने कर दिया येलो से रिफ्रेश, तो ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टैग्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। पहले इतनी चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज, अब मान लीजिए लेट सपोज मेरा H1 टैग भी रेड कलर में है, S2 मेरा येलो में फॉर एग्जांपल, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है मेरी दोनों टैग्स के लिए सेम है। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स को इंक्रीज करने की जगह मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो मेरी अपने आप वो प्रॉपर्टीज को पिक कर लेगा, ठीक है। अगर डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कर सकते हैं, ये मैंने S2 दोनों की सेम रख ली एरियल। अब मैंने दोनों S2 येलो था, एक काम कर दो H1 कोमा S2 यहाँ कर लो। तो अब जो मेरा S2 यहाँ पे येलो में था तो वो मेरा डिस्प्ले होना चाहिए रेड में, हो गया रेड में। तो ये ऐसे आप कॉमा देके, अगर मल्टीपल टैग्स की सेम प्रॉपर्टीज हैं तो इस तरह से आप कॉमा देके भी आप लिख सकते हो। इसे हम कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ स्टाइल रूल्स, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ स्टाइल रूल्स। अच्छा, अब जो उन्होंने पूछा था कि मल्टीपल एक के अंदर यूज कर सकते हैं, वो हम इस तरीके से, मैं ये यहाँ से हटा रहा हूँ अभी, मैं डिफरेंस के लिए ये भी हटा देता हूँ आपका, और मैं देने के लिए इस कलर को चेंज करूँ ताकि आपको समझ में आ जाए येलो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी इस तरह से टर्मिनेटर साइन लगा के आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी देनी है, अगर वो वैलिड है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं और वो चीज आपकी इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज ग्रुपिंग ऑफ स्टाइल रूल्स। तो आपसे पूछा जाता है, मतलब पेपर में भी आता है और वाइवा भी पूछा जाता है। इसके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो टिपिकल टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। तो
यहाँ से पूछ लिया व्हाट डू मीन बाय स्टाइल रूल्स, डिफाइन स्टाइल रूल्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टाइल रूल्स, टाइप्स ऑफ स्टाइल रूल्स। तो यही सब चीज़ें, या फिर ग्रुपिंग ऑफ स्टाइल रूल्स आप क्या समझते हो, तो यही चीज़ आपको डिफाइन करके आनी है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ होती हैं, आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे CSS के अंदर, जो आज की डेट में भी हम यूज़ करते हैं, डेट इज़ द एम्बेडिंग स्टाइल शीट। एम्बेडिंग स्टाइल शीट्स इन द सेंस कि हम अलग से डिफाइन करते हैं और जिन जिन टैग्स के ऊपर हमें चाहिए होती है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आता है आपका लिंकिंग टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट एंड इंपोर्टिंग एन स्टाइल शीट। अब इसमें क्या होगा, लेट सपोज मेरा एक वेबसाइट है, उसके अंदर मेरे 4 वेब पेज है। तो मैंने एक वेब पेज के ऊपर देखो, सबसे पहले जो आपने पढ़ा था इनलाइन स्टाइल, अब 4 वेब पेज हैं मेरे, 4 वेब पेज के अंदर लेट सपोज मेरा H1 टैग है। अब मैंने हेडिंग वगैरह डिफाइन कर रखी है कई जगह अपनी, तो उसके लिए मैंने हर चारों वेब पेज पे H1 टैग का यूज़ किया। मैंने एक स्टैंडर्ड रूल यूज़ किया कि मेरी जो भी हेडिंग्स होंगी वो H1 के साइज के हिसाब से डिफाइन होंगी। अब लेट सपोज वो H1 आपका जो चारों वेब पेज के ऊपर नंबर ऑफ लाइन कोड्स के हिसाब से अगर हम काउंट करें 100 टाइम्स यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने ये कहा कि मुझे इनलाइन स्टाइल यूज करना है, सबको मैंने भले ही कहा कि मुझे रेड कलर में इंप्लीमेंट करना है, लेकिन आपको नहीं पता कोई और स्टाइल, आपको सिर्फ इनलाइन स्टाइल पता है। तब आप क्या करोगे, चारों वेब पेज के ऊपर उन नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स के ऊपर वो इनलाइन स्टाइल इंप्लीमेंट करोगे। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कल को कुछ चेंजेस करना है तो बहुत डिफिकल्टी होगी, कोई डिबगिंग करनी है तो बहुत डिफिकल्टी होगी। और हो सकता है कहीं आपने रेड करने चाह रहे हो, कहीं गलती से आपने कॉपी पेस्ट में रेड की जगह येलो कर दिया, कहीं रेड की जगह स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कुछ मतलब इशू हो गया, तो वो डिबगिंग वगैरह आपके लिए बहुत टिपिकल प्रोसेस रहा। तो एक तो ये तरीका है कि चारों पेज पे अलग अलग आप चेंजेस करें। एक तरीका ये हुआ कि एक वेब पेज के जो भी स्टाइल रूल्स हैं मैंने एक जगह डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एम्बेडिंग स्टाइल रूल किया, तो मैंने क्या करा, मेरे एक वेब पेज है लेट सपोज ये, तो मैंने हेडर टैग के अंदर ये सारे रूल्स डिफाइन कर दिए। तो जितनी भी जगह मेरा H1 टैग होगा या H2 टैग होगा, ऑटोमेटिकली वो येलो कलर में डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मान लो मेरे चारों वेब पेज हैं, चारों वेब पेज में H1 टैग है, तो मुझे ये स्टाइल रूल्स, ये जो पार्ट है मेरा ऊपर का स्टाइल वाला हेडर पार्ट, ये चारों वेब पेज के HTML कोड के ऊपर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो चारों वेब पेज पे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, अब मुझे चेंजेस करने हैं कल को तो भी चारों पे करने पड़ेंगे, डिबगिंग करनी है तो भी चारों पे करनी पड़ेगी। मतलब मेरा एक पेज का जो कंट्रोल है स्टाइल रूल्स का, वो उसी पेज पे डिफाइन है, एक यूनिक मेरा कंट्रोल नहीं है कि वो ओवरऑल सब चीजों वेब पेजेस को कंट्रोल कर रहा है। तो अगेन ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहा, क्योंकि हम तो कह रहे हैं 4 वेब पेज, लेकिन एक्चुअल में जो वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के अंदर, एक नॉर्मल से नॉर्मल वेबसाइट भी होगी आपके, कम से कम जो क्वांटिटी होती है वेब पेजेस की, कम से कम 20-25 वेब पेज से कम नहीं जाते। भले ही हमें फ्रंट एंड पे दिखते कम है, लेकिन पीछे आप कोडिंग करेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, बैक एंड पे सर्वर से राउट करवाने में जो जो चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंट होंगी, तो बहुत आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब सोच रहा है कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए कि नंबर ऑफ वेब पेजेस कितने भी हों, लेकिन हमारा एक ही जगह से स्टाइल रूल्स कंट्रोल हो जाए। तो उसके लिए हमने सबके बाद आया लिंकिंग एंड स्टाइल शीट, या आप कह सकते हो इंपोर्टिंग एंड स्टाइल शीट। लिंकिंग एंड स्टाइल शीट और इंपोर्टिंग एंड स्टाइल शीट, अगर आप प्रैक्टिकली दो चीज दे रखी है बुक के अंदर, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखेंगे दोनों का यूसेज सेम है, दोनों एक ही तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, और दोनों में कोई डिफरेंस भी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टाइल शीट्स अलग से डिफाइन बना देते हैं, उसके अंदर सारे रूल्स डिफाइन कर देते हैं। जिस भी पेज के अंदर हमें जहाँ भी यूज करना होता है, हम उसे लिंक करके, एक लिंक करने के लिए जैसे हम कोई भी दूसरे वेब पेज को अपने पेज पे लिंक करते हैं, एक लाइन लिखते हैं, वो हमारी उसमें इम्प्लीमेंट हो जाती है, और जहाँ जहाँ भी आपको वो चीज़ यूज करनी है आप उसे यूज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी यूज हो जाएगी। तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि सारे स्टाइल्स रूल्स एक शीट पे डिफाइन है, सारा कंट्रोल एक शीट पे है, स्टाइल्स का जो भी चेंजेस होने हैं एक ही शीट पे होने हैं, डिबगिंग होनी है एक शीट पे होने हैं, कल को चेंज होना है तो सिर्फ एक ही शीट को चेंज करना है आपको, आपको हर वेब पेज पे विजिट करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ लिंकिंग और इंपोर्टिंग एंड स्टाइल शीट। अब लिंकिंग या इंपोर्टिंग के लिए हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम जो सिलेक्टर होते हैं, अब बात ये आती है कि सिलेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे कौन से वाली स्टाइल रूल को इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेब पेज के ऊपर आपको H1 रेड कलर में करना है, एक वेब पेज के ऊपर आपको H1 येलो कलर में करना है। तो अब ये वेब पेज या टैग ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे कौन से कलर में डिस्प्ले होना है? तो उस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे जो सिलेक्टर्स होते हैं, हम उसे कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में, जिसे हम कहते हैं क्लास सिलेक्टर एंड आईडी सिलेक्टर। ठीक है, मतलब कैटेगराइज इन द सेंस कि हम दो तरीके से यूज करते हैं सिलेक्टर्स को, क्लास सिलेक्टर एज अ क्लास सिलेक्टर और एक एज अ आईडी सिलेक्टर। जो आपके सिलेक्टर्स होते हैं, आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज सिलेक्टर, तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं। सिलेक्टर जैसे हमने बताया था क्या होते हैं, कितने तरह के सिलेक्टर होते हैं। बेसिकली आपके चार तरह से सिलेक्टर यूज हो सकते हैं। सिंपल सिलेक्टर, जैसे हमने H1 जैसे कोई स्टाइल डिफाइन कर दिया, दिस इज अ सिंपल सिलेक्टर, कोई टैग के अंदर डिफाइन कर दिया। HTML सिलेक्टर, आपने पूरे HTML के अंदर ये हेडर टाइप इस तरह से सिलेक्टर डिफाइन कर दिए। क्लास सिलेक्टर, अगर हम क्लास सिलेक्टर बना के यूज करेंगे, क्लास सिलेक्टर बेसिकली हम डॉट कीवर्ड लगा के यूज करते हैं। एक होता है आईडी सिलेक्टर, वो बेसिकली हम यूज करते हैं हैश लगा के। तो जनरली जो हम यूज करते हैं, प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं क्लास सिलेक्टर एंड द आईडी सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर को दोनों सेम है, दोनों सेम यूसेज है, दोनों का हर सेम तरीके से वर्क करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कैसे उन चीज को हम डिफाइन करते हैं। तो अब एक बार देखते हैं क्लास सिलेक्टर कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिंपल अभी इस चीज को हटा दिया मैंने, मैं इस चीज को भी डिलीट कर रहा हूँ। मैंने HTML टैग लिया, HTML के अंदर मैंने हेडर टैग लिया, उसके अंदर मैंने सिंपल स्टाइल लिख दिया। बॉडी लिया, अब मैंने यहाँ पे H1 डिफाइन कर दिया, ये दोनों ही मैं हटा रहा हूँ। ये P टैग है मेरा, इसके बाद मेरा एक P टैग, मैंने ये डिफाइन किया। ये मेरा एक सिंपल छोटा सा HTML का कोड है, मैंने सेव किया। अगर मैं नॉर्मली इसे रन कराऊंगा तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरह का दिखेगा। अभी मैंने कोई स्टाइल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिंपल मेरा एक HTML कोड है। यहाँ पे मेरा P टैग, जो फर्स्ट वाला P टैग है, उसका आउटपुट ये है। जो दूसरा वाला P टैग है मेरा, उसका आउटपुट ये है। सबसे पहले बात आती है क्लास सिलेक्टर। मैं क्लास सिलेक्टर कैसे डिफाइन करता हूँ। क्योंकि हमें स्टाइल्स डिफाइन करने हैं, तो स्टाइल कीवर्ड का ही यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल कीवर्ड डिफाइन करें। क्लास सिलेक्टर डिफाइन करने के लिए मैं यूज करता हूँ डॉट का, और जो भी मैं क्लास का नाम देना चाहता हूँ वो मैं क्लास का नाम दे सकता हूँ। मैं चाहे अपना नाम भी देना चाहूँ तो मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा नोट, ये मैंने क्लास का नाम दिया। मैंने यहाँ पे एक स्टाइल डिफाइन कर दिया, कलर इज टू ब्लू। जब भी हम डॉट लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर समझ जाएगा कि दिस इज मेरा, ये मेरा स्टाइल के अंदर क्लास सिलेक्टर है, अगर डॉट लगाएंगे। और क्लास सिलेक्टर का नाम देने के लिए आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। ठीक है,
एक मैंने दूसरी क्लास डिफाइन करी। अब मैं यहाँ पे क्या किया, ठीक है, ये मैंने दो रूल डिफाइन करे। अब मेरा ये पी टैग है फॉर एग्जांपल, अब मुझे इस टैग के अंदर यूज करना है। अब पहले क्या हो रहा था, जब मैं आपका एम्बेडिंग वाला कर रहा था पार्ट, तो अब मान लो मैंने कोई पी टैग है, पी टैग का कोई रूल डिफाइन किया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता, हर टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता था। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, मेरा जो पी टैग है एक ही वेब पेज के अंदर, इस वाले को मुझे दूसरे कलर में डिफाइन करना है, डिस्प्ले करना है, इसको दूसरे कलर में डिस्प्ले करना है। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने एक क्लास, दो क्लास सेलेक्टर बनाए। एक क्लास सेलेक्टर बनाया डॉट नोट के नाम से, और उसकी कुछ वैल्यू दे दी कलर इज टू ब्लू। यहाँ पे मान लो मैं नोट की जगह नाम ABCD कुछ भी दे सकता हूँ। ऐसे मैंने एक दूसरा क्लास सेलेक्टर बनाया जिसकी वैल्यू दे दी रेड। अब मान लो इसे मुझे डिफाइन करना है रेड कलर में या ब्लू कलर में, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसके जो क्लास सेलेक्टर है उसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा। उसे कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास कीवर्ड का यूज करता हूँ इक्वल टू, और जो भी मेरा क्लास का नेम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट का सेम किया, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे मुझे करना है क्लास इक्वल टू सिंटैक्स, तो ये मेरा रेड कलर में डिस्प्ले हो गया। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें ये मेरा बाउंडेशन नहीं है कि मैं इस क्लास को किसी स्पेसिफिक टैग के साथ ही यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी यूज कर दिया इस टैग को, सिंटैक्स, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो मेरा देखो ये H1 टैग का जो मेरा कंटेंट है ये भी मेरा इस कलर के हिसाब से डिस्प्ले हो गया। तो दिस इज द क्लास सिलेक्टर। तो अब इसमें एडवांटेज क्या होता है कि मैंने कुछ ये कर दिया कि मुझे पूरे पेज में जो भी मेरे रूल्स हैं, मुझे ब्लू, रेड और येलो तीन कलर में ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया नोट सिंटैक्स, और मैंने यहाँ पे कुछ एक नाम दे दिया आपका तो अब मैंने क्या करूंगा, मैंने सिंपल 3 लाइन डिफाइन करी, जहां जहां भी मुझे यूज करना है वहां मैं इनको क्लास के नाम से यूज कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे पी टैग है, मैंने दे दिया यहाँ पे ABC, बंद करा, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये मेरा येलो कलर में यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से मैं जहाँ जहाँ भी यूज करूंगा, मैं भले ही मेरा सेम वेब पेज है, मैं इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। दिस इज नोन एज क्लास सिलेक्टर। उसके बाद आता है आपका आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर के लिए हमें क्या करना होता है, डॉट की जगह सिंपली हैश कीवर्ड का यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप आईडी लिख रहे हो तो वहां पे क्लास लिख रहे हो तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है आईडी। ठीक है, आप इसे रिफ्रेश करोगे तो ये आपका डिस्प्ले हो जाएगा। नहीं हुआ ना? कलर इज टू ब्लू, क्या गड़बड़ होगी भाई? ये भी मेरा ठीक है, हैश कीवर्ड का मैंने यूज किया, सिंटैक्स किया, मान लो इसे मैं हैश कर देता हूँ, वैसे गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। सर ऑलरेडी क्लास के नाम भी सिंटैक्स है, आईडी के नाम भी सिंटैक्स है।
हाँ मैं वही देख रहा हूँ, वही हटा रहा हूँ। क्या गड़बड़ कर दी भाई हमने? मेरे हिसाब से तो हमने सही लिखा है बिल्कुल। सर हैश के बाद स्पेस आता है, आपने स्टाइल में डाला हुआ है हैश, स्पेस दे रखा है आपने नोट में, स्पेस उससे नहीं आता शायद में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहाँ पे? यहाँ पे? स्टाइल में। हाँ जी। उससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। हाँ भाई, एक मिनट। एक मिनट रुको जरा। एक्स की वैल्यू क्या थी? रेड। ये दोनों मेरी रेड में आ गए ना। हाँ ठीक है भाई, सही पकड़ा मैडम ने। ये स्पेस नहीं आएगा इनके बीच में। एक मिनट रुको, मैं चेक भी कर लेता हूँ। ये सर बिना स्पेस के चल रहा है। हाँ भाई, नहीं नहीं है, स्पेस के चल रहा है की बात नहीं है। ये क्लास सिलेक्टर डॉट से आएगा और हैश आईडी सिलेक्टर हैश से आएगा, और इनके बाद जो भी आप डिफाइन करोगे उसमें स्पेस नहीं आएगा, लिखा है बुक्स में। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी स्पेस नहीं आएगा। आप स्पेस दे दोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ स्पेस दे दिया तो मेरा ये रन नहीं करेगा, वो फिर से ब्लैक में आ गया। कभी भी आईडी सिलेक्टर और हैश सिलेक्टर में डॉट और उसके बाद कभी भी स्पेस नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है आपका आईडी सिलेक्टर। अब मेरे हिसाब से आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। बुक में भले ही दो चीज़ें डिफाइंड हैं, और ये चीज़ मैंने कई बार नेट वगैरह पे भी सर्च करने की कोशिश करी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एज सच मुझे कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिला। तो एक बार आप लोग भी देखिएगा, कोई आपको समझ में आता है क्या डिफरेंस है दोनों में। बुक्स में भले ही लिखा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इंप्लीमेंटेशन में दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज हैं दोनों की। सिर्फ डिफरेंस ये है, एक जगह आपको डॉट लगाना है कॉल करने के क्लास कीवर्ड का यूज करना है, और एक जगह आपने हैश लगाना है और कॉल करने के लिए आईडी कीवर्ड का यूज करना है। इससे ज्यादा दोनों में डिफरेंस मुझे प्रैक्टिकली कुछ नहीं लगा। सर बैकएंड के लिए आईडी आई थिंक इम्पोर्टेंट होगी। ये चीज आप देखना एक बार, क्योंकि जो ये चीज़ें आप कह रहे हो वो सब चीज़ें ही मैं पहले एक बार ट्राई कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो उसके बाद मेरा एनालिसिस यही है कि कोई डिफरेंस नहीं है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने भी टिपिकल कोड में कैसे भी इसे यूज़ करिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब फुर्सत मिले गूगल वगैरह पे या दूसरी कोई बुक्स वगैरह रेफर करके देखना। तो थोड़ा सा अगर पता चले कुछ तो मुझे भी बताना, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। अच्छा, उसके बाद एक चीज और आती है आपकी कंटेक्सचुअल सिलेक्टर। कंस्ट्रक्टर सिलेक्टर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके दो टैग हैं, एक h1 टैग है और एक i टैग है। दोनों को आपको एक साथ यूज, मतलब सेम प्रॉपर्टी आपको देनी है। तो सेम प्रॉपर्टी देने के लिए आप दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये एक टेक्स्ट है h1। मान लीजिए मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी, ठीक है। अब मान लो मेरा, आप कह सकते हो पी टैग ले लो, या मैं आई आई मतलब इटैलिक्स के लिए होता है, चलो मैंने पी ले लिया। और उसके अंदर भी मैंने डिफाइन कर दिया कलर इज टू रेड। तो हम अलग सेम प्रॉपर्टीज अलग अलग डिफाइन करने की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं h1 स्पेस पी स्पेस कलर इज टू रेड।
या और भी कोई टैग है तो आप इस तरह से स्पेस दे के भी लिख सकते हैं। तो जो जो वो टैग होता है सेम वो टैग्स वो प्रॉपर्टीज को पिक करता रहेगा। तो दिस इज नोन एज कंटेक्सचुअल सिलेक्टर। अच्छा, आपको अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक करनी है, तो स्टाइल शीट जब भी हम बनाते हैं .css एक्सटेंशन से उस फाइल को सेव करते हैं और लिंक करना है आपको अगर कहीं भी HTML टैग के अंदर, तो हम हेडर पार्ट में ही, मतलब क्या किया आपने, एक फाइल बनाई अलग से, उसे .css से सेव कर लिया, स्टाइल टैग स्टार्ट करा, क्लोजिंग टैग लिखा और उसके बीच में आपको जो भी डिफाइन करना है टैग स्टाइल्स आपने डिफाइन कर दिए। जनरली आपको जो प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो क्लास सिलेक्टर से डॉट क्लास के नाम से मिलेंगे या फिर डॉट हैश आईडी के नाम से मिलेंगे। तो आपने डिफाइन कर दिए, अपने अलग अलग रूल्स डिफाइन कर दिए। अब अगर आपको अपने किसी स्पेसिफिक पेज पे, अब आपने एक्सटर्नल फाइल CSS बना दी, अब आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि अपने HTML पेज के ऊपर उसे लिंक करें। तो लिंक करने के लिए जो हम लाइन यूज करते हैं वो हम कैसे करते हैं, हेड पार्ट के अंदर लिखते हैं हमेशा लिंक REL इक्वल टू स्टाइल शीट, यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ ये कीवर्ड है। उसके बाद HREF हाइपर लिंक रेफरेंस जैसे हम देते हैं, और उस पाथ मतलब कि जो भी आपने जहाँ पे भी सेव करी है फाइल, उस फाइल का आपका पूरा पाथ, ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग टैग, यहाँ पे पूरा पाथ आपको देना है। तो इस तरीके से हम स्टाइल शीट को अपनी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जो स्टाइल शीट है आपकी, जो भी आप पाथ दोगे वो ऑटोमेटिकली स्पेस से लिंक हो जाएगी और आपके जो जो रूल्स हैं जहाँ भी आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज, जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट की कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। फॉन्ट फैमिली जो फॉन्ट का डिनोट्स करती है किस तरह का फॉन्ट है, फॉन्ट साइज कितना साइज हो सकता है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, बोल्ड है, इटैलिक है, आप जिस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं, फॉन्ट का वेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी वैलिड प्रॉपर्टीज हैं, आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेटर स्पेसिंग, लेटर्स के बीच में कितना स्पेस हो, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस हो, वर्टिकल अलाइनमेंट्स, वर्टिकली किस पोजीशन पे अलाइंड हो आपका टेक्स्ट या कोई भी इमेज वगैरह आपने जो भी यूज करी है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहाँ हो, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेंट, जो टेक्स्ट इंडेंट का मतलब था मार्जिन, कितना मार्जिन हो आपका, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अगर आपको लोअर केस से अपर केस में करना है, अपर केस से लोअर केस में करना है, तो ये चीज़ आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। टेक्स्ट डेकोरेट प्रॉपर्टी होती है जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट को आपको ब्लिंक करना है, ओवल लाइन करना है, अंडरलाइन करना है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो कलर होता है और जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कलर डिफाइन करता है कलर की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट का जो कलर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए आप कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर के लिए आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज, कोई भी बैकग्राउंड की इमेज आपको करनी है, बैकग्राउंड पोजीशन, आपको किस पोजीशन पे इमेज लगानी है उसके लिए आप बैकग्राउंड पोजीशन, ये मतलब वैलिड प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी लाइब्रेरी फाइल्स में प्री डिफाइंड है। अगर आप चाहो तो ये प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। कोई आपने बॉक्स बनाया, टेबल बनाया, उसकी प्रॉपर्टीज जैसे कि मार्जिन, स्टाइल, बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर का कलर, पैडिंग, तो ये कुछ वैलिड प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, जो आप यूज कर सकते हो। तो आपके CSS में यही था। उसके बाद आता है आपका XML। XML इज योर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML क्या होता है, अब लेट सपोज आपने, आपका आज रिजल्ट आया, ठीक है, तो आप गए, आपने अपनी वेबसाइट लॉगिन करी, आपने अपना एनरोलमेंट नंबर डाला, आपने जैसे मतलब वेबसाइट लॉगिन करी तो आपने क्लिक किया
अपने उस पर्टिकुलर वेब लिंक पे जहाँ से आपका वो पेज डिस्प्ले होगा वेब पे, जहाँ पे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यही होता है। आपने क्लिक किया, पेज डिस्प्ले हुआ। अब उसके सामने उस पेज पे यूआई पे आपके पास दो ऑप्शन आए। एक आया एंटर योर एनरोलमेंट नंबर, आज यहाँ पे आप एनरोलमेंट नंबर एंटर करेंगे। उसके नीचे दो बटन दिए हुए हैं, सबमिट बटन, एक रीसेट बटन। तो आपने अपना एनरोलमेंट नंबर डाला, आपने सबमिट पे क्लिक किया, कुछ 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद आपका जो भी रिजल्ट था, जो भी आउटकम था, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। आपने चेक किया, क्लोज किया। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा स्टूडेंट आया, उसने अपना डाला, उसने अपना सबमिट पे क्लिक किया। सबमिट पे क्लिक करते ही उसका भी जो डिजायर्ड रिजल्ट था उसके सामने आ गया। अब जो आपका वेब पेज जहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर एंटर करते हो, सबमिट करते हो, वो क्या है? वो सिर्फ एक आपका यूआई है जो आपसे आपसे कोई आपकी यूनिक आईडी ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एनरोलमेंट नंबर इज अ यूनिक आईडी। ठीक है, आपने डाला। अब जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया तो आपका रिजल्ट कैसे डिस्प्ले हुआ? मतलब आपके सामने कोई डेटा आया है किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जो आपके मतलब सब्जेक्ट है, उसके अगेंस्ट जो मार्क्स हैं, आपका नाम वगैरह है, सेमेस्टर कोड है, जो भी एक्स वाई चीज डिस्प्ले होती है, तो वो क्या है? वो आपका एक डेटा है जो डेटाबेस से आपके पास डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, लेकिन वो डेटा उस डेटाबेस से आपके पास कैसे आया, कैसे आपने जो एनरोलमेंट नंबर डाल के अपनी रिक्वेस्ट भेजी थी, वो रिक्वेस्ट बैकएंड पे गई है, कैसे डेटाबेस ने ये आइडेंटिफाई करा कि हाँ भाई इस स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजी है, दिस इज द स्टूडेंट जिसका मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है। ऐसा क्यों नहीं होता? मान लो देवलॉय ने अपना एनरोलमेंट नंबर डाला और रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है श्रेया का, या श्रेया ने अपना नंबर डाला, रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है राहुल का। कभी भी ऐसा नहीं होता। तो ये कैसे ये डेटा आपका ट्रेवल होता है वेब पेज पे, आपने कोई भी डेटा एंटर किया या कोई भी आपने रिक्वेस्ट रेस करी, कैसे ट्रेवल होता है, कैसे बैकएंड से डेटा ट्रेवल होके आता है? तो इस चीज के लिए जो इंटरफेस हम यूज करते हैं दैट इज द XML। XML इज द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम फुल फॉर्म में ये कहते हैं। और उसका बेसिकली टास्क यही होता है कि आपके एक वेब पेज से, या आप कह सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आपके डेटा को ट्रेवल करवाना। So that is the XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML कोई स्पेसिफिक मतलब अपने आप में कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे हमने HTML यूज करी है या CSS यूज करा है। दिस इज जस्ट एन इंटरफेस जो आपका डेटा को कैरी करने के काम में आता है। अच्छा, एक चीज बताओ, व्हाट यू मीन बाय मेटा डेटा? मेटा डेटा वर्ड पढ़ा होगा, उससे क्या समझते हो आप? डेटा अबाउट डेटा सर। वो तो ठीक है, डेटा अबाउट डेटा बुक में हो गया, लेकिन अगर किसी को समझाओगे तो होता क्या है? हम्म, अच्छा, और कोई? सपोज सर हम लोगों ने एक HTML शीट बनाया, उस HTML शीट में एक्चुअली कंटेंट क्या है, इफ समवन विल सर्च द कंटेंट, क्या सर्च कीवर्ड डालने से वो आ जाएगा। सो उस चीज को हम डिफाइन करते हैं हेड के अंदर। एट द सेम टाइम उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली वी आर राइटिंग ऑन दैट और ट्राइंग टू डिस्प्ले ऑन दैट HTML। तो ये चीज का जो कंटेंट हम लोग वहां पर लिखते हैं, सो दिस इज मेटा डेटा। इट मीन्स द एंटायर थिंग को हम लोग कंसाइज करके, छोटा करके, एकदम टू द पॉइंट मेंशन करेंगे दैट व्हाट इज एक्चुअली द कंटेंट, वो पर्टिकुलर मटेरियल क्या कंटेंट कर रहा है। सॉरी, लॉग आउट हो गया था, अपना नेटवर्क इशू था। अच्छा, ठीक है।
अच्छा, सिंपल टर्म्स में अगर बात करें, लेट सपोज आप अपने कॉलेज में गए हैं, आपको एनरोलमेंट करवाना है या आपका सेमेस्टर खत्म हुआ है, आपको नई क्लासेस के एनरोलमेंट करवाने हैं। आप कॉलेज में गए, वहाँ पे रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शन पे फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म हैं, आपको वो फॉर्म फिल करने हैं। अब आपको पता है, मतलब फॉर्म है, तो आपने अपनी डिटेल्स डाल दी। फॉर एग्जांपल आपने नाम डाल दिया, आपने अपना क्लास डाल दिया, एनरोलमेंट नंबर डाल दिया, आपने फीस अमाउंट डाल दी, XYZ जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी पीआई इन्फॉर्मेशन थी, आपने नाम, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह वो सब भी आपने फिल कर दी, फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो गया। ठीक है, अब सिर्फ एक आप सिंगल स्टूडेंट नहीं है जो एनरोलमेंट के लिए आए हैं, आप जैसे 5th सेमेस्टर के हैं, इसी तरीके से आपके BCA के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उसी तरह MCA के स्टूडेंट्स प्लस XYZ कोर्सेज जो चलते हैं उनके स्टूडेंट्स भी आए हैं। ओवरऑल मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 स्टूडेंट्स आए हैं टोटल। अब आप तो भर के चले गए, अपना फॉर्म, आपकी तरफ से काम खत्म। अब उस रिसेप्शन पे एक रिसेप्शनिस्ट है। अब वो रिसेप्शनिस्ट हर बच्चे को नहीं जानता, किसी बच्चे की, 1 या 2 बच्चे की हो सकता है वो डिटेल्स जानता हो क्योंकि उनसे रेगुलर मिलता है या वो रेगुलर आते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हर बच्चे की डिटेल्स जानता हो, हर बच्चे को पहचानता हो बाय फेस, बाय नेम, कि ये कौन सा सेमेस्टर का है, कौन से ईयर को बिलोंग करता है एंड XYZ, इसकी इन्फॉर्मेशन उसे ना पता हो। अब आप लोग चले गए, अपना काम खत्म करके फॉर्म फिल करके चले गए। अब उसके बाद काम शुरू हुआ रिसेप्शनिस्ट का कि उसे ये एनालाइज करना है कि जो आपने फॉर्म्स फिल करने हैं, वेदर आपने वैलिड भरे हैं कि नहीं भरे हैं, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट, आपकी डिटेल्स प्रॉपर हैं या नहीं है, सब कुछ उसको चेक करना है। अब वो चेक कैसे करेगा? एक एक फॉर्म उठाएगा, उसमें डिटेल्स चेक करेगा। फॉर एग्जांपल देवलॉय ने एक जगह अपना नाम लिख रखा है, देवलॉय चटर्जी लिख दिया, उसके जगह नीचे अपना एनरोलमेंट नंबर लिख दिया XYZ, उसके जगह नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, उसके नीचे अपना सेमेस्टर लिख दिया, उसके नीचे अपना ईमेल आईडी लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन उसने किसी एक सीक्वेंस में नहीं लिख, मतलब उसने एक मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख दिए के नीचे एक कि ये नाम है, ये एनरोलमेंट नंबर है, ये सब कुछ लिख दिया। उसी के बाद मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट आशीष आया या श्रेया आई, उसने अपना फॉर्म फिल किया, श्रेया ने क्या लिया, अपना नाम लिख दिया। अब सेकंड में उन्होंने एनरोलमेंट नंबर की जगह अपना एड्रेस लिख दिया, उसके नीचे उन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, उसके नीचे अपना क्या कहते हैं मोबाइल नंबर का सेमेस्टर लिख दिया, उसके नीचे सबसे लास्ट में अपना एनरोलमेंट नंबर लिखा। मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर ने भी पूरी लिखी बट कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस में नहीं डिफाइन करी। मतलब आपने ये कहा कि आप अपना ये 5 डिटेल्स मुझे दीजिए, तो किसी ने हो सकता है वो डिटेल ABCD नंबर पे लिख दी, किसी ने हो सकता है वो डिटेल्स BCDE नंबर पे लिख दी, किसी ने हो सकता है CDEF नंबर पे लिख दी। तो एट द एंड ऑफ द डे एज अ रिसेप्शनिस्ट जब मैं उन फॉर्म्स को एनालाइज करूंगा तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा ये आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल A नंबर पे डेब्लॉय ने अपना नाम लिखा है, तो मुझे समझ में आ गया डेब्लॉय चटर्जी लिखा है, मीन्स इट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन श्रेया ने मान लीजिए वहां पे कुछ और लिखा है एंड आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि उनका नाम कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीजों को एनालाइज करना हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि किस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट, मतलब आपकी जो ये इंफॉर्मेशन है ये किस चीज की इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल कहीं आपका मोबाइल नंबर लिखा है एंड बाय मिस्टेक मैंने उसे जल्दीबाजी में कंसिडर कर लिया एज अ एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ये डिफाइन नहीं है कि जो ये नंबर लिखा है उससे पहले उस नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन कि दिस इज अ मोबाइल नंबर और दिस इज अ एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए अब मैंने चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया नेम, मैंने कॉलम बना दिया, नेम हाइफन स्पेस छोड़ा, टेक्स्ट बॉक्स, क्लास रोल नंबर, क्लास हाइफन स्पेस छोड़ दिया, रोल नंबर हाइफन स्पेस छोड़ दिया, मोबाइल नंबर स्पेस हाइफन स्पेस छोड़ दिया। आप आए, आपने फॉर्म पिक किया, आपने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि अच्छा ये नेम है, तो मीन्स आई हैव टू राइट माई नेम बिसाइड्स दिस लेवल। मोबाइल नंबर मीन्स आई हैव टू राइट माई मोबाइल नंबर बिसाइड्स दिस लेवल। तो आपने वो पढ़ा, उसके बाद आपने वो इन्फॉर्मेशन फिल इन कर दी, तो उससे क्या हुआ, एरर के चांसेस कम हुए, प्लस जब बाद में मैं एनालाइज करूंगा तो
आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड है। मैं सिंपल पढ़ूंगा, लेबल का नेम इज अ नेम। अच्छा, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर मी दिस इज द नेम, चाहे उसमें आपने श्रेया लिखा है, चाहे उसमें अपना एड्रेस लिखा है, चाहे उसमें आपने अपना मोबाइल नंबर लिखा है, XYZ कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखी है, दैट इज योर फॉल्ट। लेकिन मैंने क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक लेबल डिफाइन कर रखा है नेम, मीन्स इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी फॉर मी दैट इज द नेम। इसी तरीके से मैंने कई सारे लेवल्स डिफाइन कर रखे हैं और उनके अगेंस्ट आपने जो भी वैल्यू फिल करी है, वेदर इट इज अ राइट वैल्यू और अ रॉन्ग वैल्यू, बट फॉर मी द वैल्यू विच इज रिटर्न बिसाइड्स दैट स्पेसिफिक लेवल is related to that specific level information, right? अब अगर कल को अगर गलत इंफॉर्मेशन है, now that is your issue, that is student's fault, not a analyzer fault। तो अब क्या हुआ, जो वो लेबल हैं नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, तो डेट इज द मेटा डेटा। आपने नेम के अगेंस्ट कॉलम में लिखा डेप्लॉय, आपने मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में 98123 आपने जो भी अपना लिखा है नंबर लिखा, तो डेट नेम जो वैल्यू आपने दी है डेप्लॉय, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, आपने जो ईमेल आईडी दी है, डेट इज अ डेटा, वो डेटा है फॉर मी। लेकिन जिन लेबल्स के अगेंस्ट में आपने वो डेटा फिल किया है, दोज लेबल्स आर मेटा डेटा फॉर मी, मीन्स डेटा अबाउट डेटा। मीन्स जो आपने एक डेटा दिया नेम, नेम के अंदर आपने वैल्यू दी श्रेया, तो वो जो डेटा है श्रेया, उसके अगेंस्ट में जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि भाई ये श्रेया क्या है, कल को कोई मेरे से पूछेगा, मान लीजिए कल को आपके डायरेक्टर सर आए नीचे घूमते हुए, आया हमारे रिसेप्शनिस्ट, उन्होंने एक फॉर्म पिक किया, उन्होंने पूछा यार ये श्रेया क्या है, तो मैंने देखा अच्छा नाम के आगे आपने श्रेया लिखा, मीन सर दिस इज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट। कहीं एक नंबर लिखा है 981234, तो मैंने, उन्होंने पूछा व्हाट इज दिस नंबर, मैंने चेक किया आपने ये नंबर अपने मोबाइल नंबर लेवल के आगे लिखा हुआ है, फॉर मी आई विल से सर दिस इज द मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो मीन्स those labels will serve as a metadata against the data which has been filled by you. तो दिस इज नॉन एज मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, मीन्स डेटा के बारे में जो कोई एक ऐसा टेक्स्ट या ऐसा डेटा जो हमें कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, दैट इज द मेटा डेटा। आप समझ में आया? तो आप समझा सकते हो किसी को? तो इसीलिए हम इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बुक्स में लिखा होता है डेटा अबाउट डेटा, क्योंकि जो नेम है, जो टेक्स्ट लेवल नेम लिखा है हमने, जो क्लास लिखी है, एनरोलमेंट नंबर लिखा है, वो खुद में भी एक वो भी डेटा है अपना, ठीक है। अगर आप किसी डेटाबेस में सेव करोगे तो आप कॉलम का नेम उन्हीं लेवल के नाम से बनाओगे और जो वैल्यूज है उन लेवल्स के अगेंस्ट उन टेबुलर फॉर्मेट में फिल करोगे। एसक्यूएल में आपने पढ़ा होगा ये चीजें। तो इसी वजह से वो जो लेबल्स होते हैं वो खुद में भी एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, तो इसीलिए हम उसे कह देते हैं डेटा अबाउट डेटा। डेटा के बारे में जो डेटा है या वो जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द मेटा डेटा। समझ में आ गया? अब इसके बाद है XML। तो XML बेसिकली क्या करता है, XML भी ये काम करता है, आपके डेटा को कैरी करने के काम में आता है। आप एक जगह से दूसरी जगह में अपना डेटा को वेब पेज के ऊपर कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। हम कहते हैं कि XML की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम इसमें खुद के टैग्स डिफाइन कर सकते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि जब एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी तो सेकंड पर्सन माइट नॉट बी अवेयर अबाउट दैट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जैसे आपके जो डायरेक्टर सर हैं, ही इज नॉट अवेयर कि श्रेया कौन है, ये नंबर जो लिखा है व्हाट इज दिस नंबर, ये जो @gmail.com करके आपने लिखा व्हाट इज दिस। तो उसके लिए मुझे मैंडेटरी है या तो मैं फॉर्म पे लेवल डिफाइन करूं ताकि वो समझ जाए, अच्छा उसके अगेंस्ट में लिखा हुआ ईमेल आईडी, तो मींस दिस इज द ईमेल आईडी ऑफ दिस स्टूडेंट, दिस इज द मोबाइल नंबर ऑफ दिस स्टूडेंट। तो इसी तरीके से हम जब भी डेटा एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर ट्रैवल करवाते हैं, जब दूसरी जगह जाएगा तो इट इज नेसेसरी कि दूसरा वेब पेज या दूसरा सर्वर उस चीज को आइडेंटिफाई कर सके कि ये इंफॉर्मेशन क्या है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज नेसेसरी कि हमें अपने खुद के टेक्स्ट या अपने तरीके से उसे डिफाइन करना पड़े। तो इसी वजह से XML की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें आप खुद के टैग्स डिफाइन कर सकते हो, जिसको पढ़ के सामने वाला ये समझ सकता है कि हाँ भाई दिस डेटा इज रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन।
ठीक है, तो बुक्स में भी लिखा होगा, आप पढ़ोगे अपनी में। XML इज ए वे ऑफ मार्किंग अप डेटा, एडिंग मेटा डेटा एंड सेपरेटिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल्स। जो XML लैंग्वेज होती है वो कोई आपका स्टाइल्स वगैरह इंप्लीमेंट करने के काम में नहीं आती है, कोई वेब पेज क्रिएट करने के काम में नहीं आती है। ये सिंपली आपके डेटा को कैरी करने के काम में आती है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के काम में आती है। ठीक है, तो अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनरोलमेंट नंबर फिल कर दिया, आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, लेकिन बैक एंड पे आपका जो वो एनरोलमेंट नंबर है वो वेब पेज अपने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। XML उस नंबर को लेके जाती है, बैक एंड पे आपका जो भी सर्वर हिट होता है, जहाँ पे भी वो डेटा है उस सर्वर के पास जाता है, वो उस चीज़ को रीड करता है, एनालाइज करता है, पहले समझता है कि ये जो नंबर मेरे पास है व्हाट इज दिस नंबर। उसने समझा कि देख अच्छा इसके अगेंस्ट में लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर, तो उसने समझ लिया दैट दिस इज द एनरोलमेंट नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्टूडेंट। अब वो उस नंबर को पहले अपने एंड पे ये चेक करेगा वेदर द फॉर्मेट, द लेंथ, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एनरोलमेंट नंबर इज प्रॉपर और नॉट। इफ फाउंड इम्प्रॉपर वो वहीं से एरर थ्रो कर देगा, इफ इट इज फाउंड करेक्ट तो उस नंबर को बैकएंड पे लेके जाएगा। बैकएंड पे जाने के बाद जो आपका एनरोलमेंट नंबर लेवल के नाम से मेटा डेटा है, कॉलम का नेम है डेटा स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर के मतलब कॉलम के अगेंस्ट में वो डेटा को पार्स करेगा, चेक करेगा वेदर दिस एनरोलमेंट नंबर इज अवेलेबल और नॉट। इफ इट इज अवेलेबल तो उसके अगेंस्ट में जो जो रोज में वैल्यूज होंगी उस वैल्यूज को पिक करेगा। अब वो वैल्यू पिक करके वो डेटा आपका पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल होके आ रहा है। अब लेकिन उसको स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करना। क्या कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके डेटा स्ट्रक्चर में 40 नंबर हैं, आपके मैथमेटिक्स में है 50 नंबर, तो आपका उल्टा डिस्प्ले होगा कि मैथमेटिक्स में 50 डिस्प्ले हो रहे हैं और आपके डेटा स्ट्रक्चर में 40 डिस्प्ले हो रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या होता है, XML का काम होता है। XML उस डेटा को लेके आता है, फिर जो आपने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि मेरा जो ये लेवल की वैल्यू है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा UI पार्ट में आपने डिफाइन किया डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का कोड लिखा, आपने लिखा कि इस कोड के अगेंस्ट में जो वैल्यू होगी मेरे स्पेसिफिक इस लेवल पे ही डिस्प्ले हो, किसी और लेवल पे डिस्प्ले ना हो। तो उसी चीज को आइडेंटिफाई करके XML उस डेटा को रीड करता है, चेक मैच करता है लेबल्स को, अगर वो मैच होते हैं तो वो डेटा पिक होता है और वो आपका उस स्पेसिफिक लोकेशन पे ही डिस्प्ले होता है। तो इसी वजह से आपका जो लेबल्स नेम होते हैं, कभी भी आपने गेटर पोस्ट मेथड अगर पढ़ा हो, कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत देखी हो, तो इसी वजह से जो आपके लेबल्स के नेम होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आपको डेटा को डिस्प्ले करवाना होता है अपने UI पार्ट पे। दूसरी चीज, अगर आपका एक भी नेम मिसमैच हो रहा है या कुछ भी माइनर सा भी एरर आता है तो आपको तुरंत एरर शो हो जाता है। तो इसी वजह से मेटा डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब समझ में आया? जो भी हम कोडिंग करते हैं किसी भी लैंग्वेज कर लो, अगर कुल मिला के देखा जाए काम दो ही होते हैं, गेट और पोस्ट। या तो रिक्वेस्ट भेजना और उसके अगेंस्ट में डेटा को मंगवा के डिस्प्ले करवाना, तीसरा काम कोई नहीं होता इन दो के अलावा। Am I right? अगर किसी ने थोड़ा बहुत देखा हो तो इसी वजह से हम ये फोकस करते हैं कि हमारा जो भी लेवल्स का नेम हो वो प्रॉपर हो, और उन लेवल्स को आप जब डिफाइन कर रहे हैं तो सही तरीके से डिफाइंड हो, ताकि जो आपका डेटा है वो वैलिड एप्रोप्रिएट उसमें डिस्प्ले हो लोकेशन पे। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी आपका रिजल्ट होता है वो कभी भी जो डेटा होते हैं मिसमैच नहीं होता, वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ही डिस्प्ले होता है। हाँ, ये जरूर होता है कि कभी कभी ब्लैंक आ गया, ब्लैंक इसलिए हो सकता है डेटाबेस में वो वैल्यू पिक ना हुई हो, लेवल कहीं मैच ना हुआ हो, या कोई एरर हो, या फिर वहाँ पे डेटाबेस में ही वैल्यू ब्लैंक हो, तो वो इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन कभी भी आपका डेटा गलत डिस्प्ले नहीं होता, बिकॉज जो लेबल्स होता है उनकी मैपिंग डेटाबेस के कॉलम्स के हिसाब से होती है, और उन्हीं के हिसाब से XML उस चीज को डेटा को लेके आता है और मैप होके वो आपके UI पार्ट पे डिस्प्ले होते हैं। XML जो होती है आपकी केस सेंसिटिव होती है। HTML मैंने अभी बताया था कि केस सेंसिटिव नहीं होती,
बट क्योंकि एक्सएमएल कोई एक लैंग्वेज नहीं है, इट इज जस्ट एन इंटरफेस जो आपका एक डेटा को कैरी करने के लिए काम में आता है। तो प्रॉपर मैपिंग के लिए, मैचिंग के लिए कि आपका डेटा ऊपर नीचे ना हो, तो इट दैट्स वाई आपकी जो एक्सएमएल होती है इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हो सकता है किसी जगह मैंने नेम डिफाइन किया, लेकिन मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपर केस और लोअर केस दोनों की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैंने एक जगह नेम लेबल कैपिटल में लिख रखा है जहाँ पे मैंने नेम कैपिटल में डिफाइन किया है, कि एक जगह मैंने स्मॉल में लिख रखा है और वहाँ पे मैंने स्मॉल में डिफाइन किया। तो अगर मेरी ये केस सेंसिटिव नहीं होगी तो हो सकता है माइट बी कि मेरे को लोअर केस वाले लेवल के अगेंस्ट में अपर केस का डेटा दे दे और अपर केस के अगेंस्ट में लोअर केस का डेटा दे दे। तो इस वजह से ये हमारी मैपिंग, ताकि डिस्टॉर्ट ना हो, डेटा अप्रोप्रिएट रहे, तो इसलिए हमने ये फिक्स करा है कि आप जिस तरीके से जो चीज़ डिफाइन करेंगे, लेबल्स वगैरह, साइज इन द सेंस लोअर केस अपर केस, तो आपको उसी तरीके से वो चीज़ों को डिस्प्ले करना पड़ेगा वाइल कैरिंग द डेटा या फिर वाइल डिस्प्लेइंग द डेटा इन द बैकएंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई पूछ रहा है तो XML इज अ केस सेंसिटिव, ठीक है, बट HTML और जो भी दूसरी HTML की लैंग्वेजेस हैं जैसे CSS वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह, दे आर नॉट केस सेंसिटिव। XML को हम मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। XML को यूज करने का कुछ बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, XML इज सिंपल टू यूज, एक्सटेंसिबल है, इजिली कंपेटेबल विद HTML लैंग्वेज है। आपका जो अपने खुद के टैग्स डिफाइन करने की ऑप्शंस आपको देता है, ठीक है। आपका प्रोग्राम्स को, मतलब जो भी आपको कोड लिखना है, डेट टू राइट दैट कोड इज एन इजी इन XML लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये कुछ आपके फीचर्स हैं जो XML के, या एडवांटेजेस आप कह सकते हो जो XML के, जो आपकी बुक्स में डिफाइंड है। तो उन चीज़ों को पढ़ लेना, याद कर लेना, ये चीज़ें पूछी जाएंगी तो ये चीज़ें ही आपको पेपर में लिख के आनी है। XML HTML के में डिफाइन होता है ये, इसका अगर कुछ देखो, लिखना हो। वेब प्रोग्रामिंग में आप जो भी चीजें पढ़ोगे वो होंगी HTML टेक्स्ट की तरह से डिफाइन, मतलब कोड की तरीके से डिफाइन, लेकिन उनका सिर्फ डिफाइन करने का तरीका, यूसेज का तरीका डिफर करेगा। जहां भी वेब प्रोग्रामिंग की बात आ जाएंगी, सारी चीजें HTML टैग करके ही डिफाइन होगी, सारी चीजें आपकी ब्राउजर पे ही डिस्प्ले होंगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका, उनका यूसेज, ये चीजें डिफर हो जाएंगी। अच्छा, आपके जो बुक्स हैं उसमें पेज नंबर 57 पे ना XML, नीड फॉर XML करके एक टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें इसके सारे एडवांटेजेस वगैरह सब डिफाइंड है। तो वो चीज़ें वहाँ से पढ़ लेना, उनका नोट्स बना लेना, पॉइंट्स में याद कर लेना, जैसे भी करोगे तो वही चीज़ें आपको लिख के आनी जब आपसे एडवांटेजेस वगैरह या फिर फीचर्स वगैरह कुछ भी पूछा जाए XML का। अब बात ये आती है कि XML का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइंड होता है। XML में जो भी डेटा होता है उसको दो तरह से स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, DTD जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, और XSD XML स्कीमा डेफिनेशन। ये बेसिकली दो तरीके हैं जिसमें हम अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि XML में आपने किसी भी तरीके से कुछ भी डेटा कैसे भी लिख दिया, मतलब देयर इज अ प्रॉपर वे, प्रॉपर स्ट्रक्चर जो आपको यूज करना पड़ता है, उसमें आपको अपना डेटा डिफाइन करना आता है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, और उसमें आपका स्ट्रक्चर अगर डेटा डिफाइंड होगा तो XML, या फिर आप कह सकते हो आपका जहाँ भी आप डेटा ट्रैवल करवाने का काम ले रहे हो, तो वो चीज़ उस चीज़ को प्रॉपर एनालाइज कर पाता है। अच्छा, XML को डिफाइन करने के लिए भी हम वही टैग्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि HTML है, वेब प्रोग्रामिंग है, टैग्स के बिना नहीं चलती, तो इसमें भी हम टैग्स का यूज़ करेंगे। वही क्लोजिंग टैग होंगे, स्टार्टिंग टैग होंगे, ठीक है। टैग्स के बीच में जैसे हम HTML में अपना डेटा लिखते थे, इसी तरीके से इसमें भी अपना डेटा हम टैग्स के बीच में ही लिखेंगे।
अच्छा, HTML में जो भी हम टैग्स डिफाइन करते हैं 2 तरीके से डिफाइन होते हैं, पेरेंट टैग एंड अ चाइल्ड टैग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं HTML में कहूँ, जैसे बॉडी टैग था हमारा, या हमारा HTML मेन HTML टैग था, दैट इज द पेरेंट टैग, जिसे हम कहते हैं पेरेंट टैग, कि मतलब ये मेरा एक स्टार्टिंग टैग है, मतलब इस जो भी हमें कंटेंट लिखना है इस टैग के अंदर ही लिखना है, इस टैग के बिना हम कोई भी कंटेंट नहीं लिख सकते। और उसके अंदर आप जितने भी टैग्स डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल हेडर टैग, बॉडी टैग और टाइटल टैग वगैरह, तो दीज आर द चाइल्ड, या फिर आप कह सकते हो रूट टैग्स या रूट चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंट एलिमेंट या रूट एलिमेंट। HTML के मतलब ये चाइल्ड टैग्स हैं। अब जैसे बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर अब कहीं जितने भी टैग्स होते हैं, हम H1P टैग, BR टैग, जो भी XYZ टेबल है, जितने भी टैग्स हैं हमने पढ़े हैं, अगेन वो मेरे बॉडी टैग के अंदर यूज होते हैं। तो हम कह सकते हैं अगेन नाउ बॉडी टैग इज द पेरेंट टैग फॉर ऑल दिस टैग्स। तो इसी तरीके से जो हमारा XML स्ट्रक्चर होता है वो भी पेरेंट टैग और बॉडी टैग के स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। पेरेंट टैग के अंदर जो भी टॉप टैग होता है वो होता है मेरा पेरेंट टैग, और उसके अंदर जो भी हम टैग्स लिखते हैं दैट इज नोन एज चाइल्ड टैग्स। XML डिफाइन करने के लिए जो सबसे पहली लाइन हमें लिखनी पड़ती है वो लिखनी पड़ती है ये, वरना ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि जो आप मेरे को डेटा पास ऑन कर रहे हो या जो टैग लिखा हुआ है दिस इज द XML टैग। तो मैं लिखता हूँ XML वर्जन इक्वल टू 1.0। XML का जो वर्जन अभी भी चल रहा है जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज द 1.0। आपको ये स्टार्टिंग लाइन लिखनी मैंडेटरी होती है। इस लाइन को लिखने के बाद आप उसके नीचे जो भी अपना डिफाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर समझ जाएगा दैट दिस इज द XML कंटेंट। अब क्योंकि इसमें टैग्स प्री डिफाइंड नहीं होते, आप खुद के टैग्स डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ये एक एडवांटेज होता है आपका XML लैंग्वेज का। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा उसके नीचे दिस ऑटोमोबाइल टैग इज माई पेरेंट टैग या रूट एलिमेंट। उसके नीचे मैंने डिफाइन कर दिया कार टैग, जैसे आपकी बुक में है, दिस इज अ मेरा चाइल्ड टैग। अब मैंने उसके नीचे प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, मान लो नेम क्या है उसका, मैंने लिख दिया दिस इज अ सिंपल XML स्ट्रक्चर, जहाँ पे मैंने डिफाइन किया एक XML स्ट्रक्चर है। दिस ऑटोमोबाइल इज अ मेरा पेरेंट एलिमेंट है, उस पेरेंट एलिमेंट के अंदर मेरे 2 चाइल्ड एलिमेंट है, कार टाइप जिसका नाम है, एक मैंने दे दिया SUV और एक का दे दिया MUV, और जो नेम कलर मॉडल है अगेन दिस आर द चाइल्ड एलिमेंट्स, रूट एलिमेंट्स ऑफ दिस कार एलिमेंट।
तो इसमें 3 प्रॉपर्टी जिसे पढ़ के मैं समझ में आ जाएगा मुझे कि आपने भाई ऑटोमोबाइल के बारे में आप बात कर रहे हो, जिसमें कार टाइप है ये, और जो नेम है उसका ये है, कलर ये है, मॉडल ये है। अब ये क्या होगा, अब डेटा जो ट्रैवल होगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूआई होगा फॉर एग्जांपल, जिसमें आपने कार टाइप ऑप्शन दिए होंगे, एसयूवी दिया होगा, एमयूवी दिया होगा। तो जैसे ही मैं एसयूवी सिलेक्ट करूंगा लेबल का नाम, तो डेटाबेस में जब ये डेटा ट्रैवल होगा तो ऑटोमेटिकली इस चीज को वो वहां से मैच करेगा कि वेदर दिस एलिमेंट इज मतलब 100% आइडेंटिकल टू द लेबल या डेटा विच इज अवेलेबल इन द डेटाबेस। अगर ये अवेलेबल होगा तो उसका जो नेम, कलर और मॉडल है, ऑटोमेटिकली आपको ये वैल्यूज पिक होके इन स्पेसिफिक लेवल के अगेंस्ट में विजिबल होंगी। अगर ये टाइप आपका एमयूवी होगा तो उसके अगेंस्ट में जो भी आपके नेम, कलर और मॉडल, ये लेबल्स के नेम है, इसके अगेंस्ट में ये वैल्यूज आपको वहां पे विजिबल होंगी। ये जो लेबल के नेम है आइडेंटिकल होने चाहिए जो आपके यूआई में डिफाइंड है। अगर ये आपस में मैच होंगे तो इनके अगेंस्ट में ये वैल्यूज उठ के आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे, अगर उसमें इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द लेबल नेम, तो वहां पे आपकी वैल्यू विल रिमेन एज अ ब्लैंक, आपकी वहां वैल्यू पे कोई मैप नहीं होंगी, वहां पे कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि XML allows you to define your own labels, तो इस चीज को पढ़ के हमें मतलब ये आप कह सकते हो कि इस चीज को पढ़ के आपको सिंपली सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हम किस डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ये जैसे मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ पे मैंने नेम डिफाइन नहीं किया, तो अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे कुछ और टैग डिफाइन कर दिया, मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड टैग दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल H11, तो लेकिन इसको मैं अगर स्टैंडर्ड टैग ऐसा डिफाइन कर दूंगा तो दिस H11 इज नॉट गिविंग यू एन इंप्रेशन कि ये जो वैल्यू है इज रिलेटेड टू द विच थिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेम लिखा है, ऊपर कार का टाइप लिखा है, तो सिंपली बाय गोइंग थ्रू दिस हमें ये एक आइडिया मिल रहा है, क्लियर पिक्चर मिल रही है दैट दिस इज द नेम ऑफ अ कार, this is a color of a car, this is the model number of a car. So that's why XML is used to carry a data and it is allows you to define your own tags. So this is the XML document structure. XML के जो डॉक्यूमेंट होता है वो बेसिकली 2 स्ट्रक्चर्स में डिफाइंड होता है, DTD और XSD. DTD is a document type definition and XSD is the XML schema definition. या आप ये भी कह सकते हो दिस इज द पार्ट ऑफ द XML वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिखा है इट इज अ वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्ड ऑफ एन XML, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हो वेल फॉर्म का मतलब वो ये चीज चेक करता है कि जो स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है, जिस तरीके से जो आपका डेटा लिखा हुआ है, वेदर इट इज फॉलोइंग ऑल द सिंटैक्टिक रूल्स which has been defined for the XML files or not. Syntactic and syntax. What is the difference between syntax and syntax? Syntax and syntactic? सिंटैक्टिक मतलब सर जो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग होता है जैसे। Syntax means structure. Syntax and semantic दो चीजें होती हैं। For example, if I say sun rises in the east, तो structure wise is this sentence proper grammatically and everything? अच्छा, अगर अब मैं मीनिंग देखूं इसका सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या एज पर द मीनिंग इज इट राइट? अच्छा, क्यों? ये सही कह रहा है? सन राइजेस इन द ईस्ट और वेस्ट? ईस्ट। सर ईस्ट में ही होता है। क्यों नहीं, वेस्ट में कब से होने लगा सन? वेस्ट में सेट होता है। होता है ना सनराइज। अच्छा, मैं कहता हूँ सन राइजेस इन द नॉर्थ,
तो एज पर द सेंटेंस ग्रामेटिकल वाइज या फिर स्ट्रक्चर वाइज इज इट अ प्रॉपर सेंटेंस और इज देयर एनी इशू इन दिस सेंटेंस? Grammatically it is correct, but the मैंने fact पहले about the मैंने जो style पहले is not पूछा वो correct. बताओ, ग्रामेटिकली सही है? जी ठीक है, तो दिस इज नोन एज सिंटैक्स ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें कंप्यूटर के टर्म्स में, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर, क्या वो स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज आती है उसका मीनिंग, वेदर वो जो आपने चीजें डिफाइन करी हैं वेदर इट इज गिविंग अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और नॉट। फॉर एग्जांपल इफ आई से सन राइजेस इन द नॉर्थ, स्ट्रक्चर सही है बट द मीनिंग इज रॉन्ग बिकॉज सन नेवर राइजेस इन द नॉर्थ। तो दिस इज द सिमेंटिक, कि स्ट्रक्चर ठीक है, सिंटैक्स इज प्रॉपर बट सिमेंटिक इज इनकरेक्ट। तो इसी तरीके से हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 10 और मैं लिखता हूँ y इक्वल टू x डिवाइड बाई 0, तो बाई स्ट्रक्चर सिंटैक्स इट इज प्रॉपर, स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे रन करवाऊंगा इट विल मेक यू एंटर इनटू एन इनफाइनाइट लूप, मींस सिमेंटिकली मीनिंगफुली वो गलत है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। तो जो XML वैलिडेशन होता है बेसिकली वो यही चीज डिफाइन करने के काम में आता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट डिफाइन किया है वेदर इट इज फॉलोइंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, XML स्ट्रक्चर और नॉट, टैग्स वगैरह क्लोजली करेक्टली डिफाइंड है या नहीं है, करेक्टली नेम्ड है या नहीं है, नेमिंग रूल्स वगैरह फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यही सब चीजें आपका XML वैलिडेशन के काम में आता है। XML वैलिडेशन आपका दो तरीके से हो सकता है, DTD एंड XML स्कीमा या फिर XSD भी उसे कहते हैं। DTD means document type definition, XSD means XML schema definition। ठीक है, ओके अगर सर। मैं ये सर कहता इसको हूँ हैं जैसे XML हम यूज कर रहे हैं तो हम इसे HTML फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं? आप कर सकते हो लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती ना हमें, क्योंकि ये तो सिंपली हमें डेटा लेने के काम में आ रहा है। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या करता है कि देखो XML अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो XML आपको कहीं खुद भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ अपना HTML डिफाइन करना है। बैक एंड पे आपकी जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी XML में डेटा को कन्वर्ट करके अपने आप ट्रेवल करवा देती हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो XML का स्ट्रक्चर होता है टैग्स की फॉर्म में ही होता है, और जो वो स्ट्रक्चर होता है टैग्स की फॉर्म में खुद के टैग्स वो डिफाइन कर देता है, उसमें कोई प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते, और वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन टैग्स के बीच में वो डिस्प्ले करता है, जिससे पढ़ के आप ये समझ पाते हो कि ये इट इज अ मतलब ये इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड है कि नहीं है। HTML में ही डिफाइन होते हैं। ओके सर। उसके बाद आता है DTD। DTD मींस डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ओवरऑल अगेन जो कोई अगर आपसे पूछेगा आपको ये डिफाइन करना है, इट डिफाइंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द XML। XML के जितने भी HTML के जितने भी एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज, वो सब कंटेन करने के काम में आता है। ठीक है, दो तरीके का होता है ये भी अपने आप में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल DTD। इंटरनल DTD बेसिकली क्या होता है, इसको ना एक काम कर सकते हो आप, इसमें ऐसे पढ़ने का तो कुछ है नहीं, आप इसका देखो स्ट्रक्चर ना आप एक बार बुक में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे मैं बताऊंगा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें कुछ ऐसा समझने का है नहीं, सब रटने का ही है। ठीक है, DTD में भी और आपके XSD में भी। ठीक है, XSD या फिर XML स्कीमा। तो एक बार ये स्ट्रक्चर देख लेना बुक में, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया कुछ तो मेरे को बता देना। मेन चीज जो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन DTD एंड XSD। DTD और XSD में क्या डिफरेंस है ये पूछ लिया जाता है। तो DTD बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है, XSD इज द XML स्कीमा डेफिनेशन। DTD किसी डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, XSD सपोर्ट करता है। DTD जो आपका नेम स्पेसिस को सपोर्ट नहीं करता, XSD सपोर्ट करता है। DTD कोई स्ट्रक्चर का ऑर्डर डिफाइन नहीं करता, वेयर XSD डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर। DTD एक्सटेंसिबल नहीं होता है, XSD एक्सटेंसिबल होता है। तो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन DTD एंड XSD। तो ये बुक्स में भी आपके कहीं एक जगह नहीं दिए हुए हैं, तो आप एक बार अगर नोट करना चाहो नोट कर लो, नहीं तो आप मतलब बुक्स में है लेकिन आगे पीछे हैं, जो अगर पूरा पढ़ोगे तो आपको मिल ही जाएंगे।
तो वहां से पॉइंट्स बना लेना, ठीक है। तो दिस इज द DTD एंड XSD डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज DTD XSD के बाद एक चीज मैं बताना चाह रहा था इसमें आपको, नेम स्पेस। हाँ, नेम स्पेस क्या होता है, आपने जो वो पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर, उसमें आपने नेम स्पेस पढ़े होंगे, तो वही सेम चीज होती है नेम स्पेस। नेम स्पेस बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है, एक क्लास के अंदर सुमित कुमार के 2 लड़के हैं, सुमित नाम से 2 लड़के हैं, एंड मुझे किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को एक्सेस करना है, तो आई नीड टू स्पेसिफाई कि सुमित कौन से वाला सुमित है जिससे मुझे एक्सेस करना है। तो उस स्पेसिफिक सुमित को एक्सेस करने के लिए इट इज मैंडेटरी दैट आई डिफाइन सम यूनिक सिंबल या यूनिक आईडी, जिसके बेसिस पे, यूनिक नेम जिसके बेसिस पे मैं उस चीज को, उस स्पेसिफिक सुमित को एक्सेस कर सकूं। फॉर एग्जांपल, इफ आई डिफाइन अ रोल नंबर, आई से सुमित कुमार हैज अ रोल नंबर 1, जो मतलब एक स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 1 है, एंड नेक्स्ट इज हैविंग अ रोल नंबर 2। अब मुझे कल को अगर एक्सेस करना है सुमित को, आई नो देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स विद द नेम ऑफ द सुमित, so in order to identify a correct student, I will simply say roll number 1 Sumit and or a roll number 2 Sumit. So by this roll number 1 or roll number 2, I will able to identify a unique Sumit, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो मैंने रोल नंबर यूनिक आइडेंटिटीज डिफाइन करी हैं, these unique identities are known as name spaces. Similarly, in the computer science, there are different labels, different tags which might have the same name, ठीक है। So in order to identify a unique data for unique label, it is necessary that I define a name spaces for that tags. So these name spaces are nothing but they serve as a unique ID, so that a data mismatch while accessing any data from the backend or while saving any data in the database कोई mismatch ना हो। So this namespace serves as a unique ID, ठीक है। तो यही 2 चीज आपकी है XML में, इसके अलावा XML में आपका कुछ नहीं है। DTD क्या होता है, XSD क्या होता है, XML क्या होता है, सिर्फ 3 चीज यही पूछी जाती है गिनती की, चौथी कोई चीज नहीं आती। तो ये चीज एक बार पढ़ लेना, सिंपल है। XML भी, ठीक है, गो थ्रू करोगे, एक बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद है आपका जावास्क्रिप्ट, कल अब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है।